साकिब निसार साहब ऑफ कोर्स एक चीफ जस्टिस रहे हैं, बड़े बाज कंट्रोवर्शियल, ये उनको भी समझा जाता है, क्रिटिक्स भी हैं, उनको अप्रिशिएट करने वाले भी लोग हैं, दोनों साइड से हैं। जब उनके बेटे की ये टेप्स का अगेन इशू आया था और जिसको बाद में स्टॉप कर दिया गया था, ये समझा गया था शायद डंप हो गया, आज वो क्या फील कर रहे होंगे कि उनके बेटे को भी बुला लिया गया और साथ में बुशरा बीबी साहबा को, ठीक है वो आप बता रहे हैं लीगल एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इशू तो दोबारा रिवाइव हो गया है। जो मेरा ख्याल है शायद हुकूमत या दीगर जो इदारे हैं वो थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये इशू तो डंप हो गया था, पीछे चला गया था, कि उन दोनों को बुला लिया गया। बड़ी खबर तो ये बन रही है कि बुशरा साहबा और साकिब निसार साहब के बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है। देखिए, ये नजमुल साकिब ने और बुशरा बीबी ने इसको चैलेंज किया था। वो चैलेंज ये किया था कि इसके बारे में दो कार्रवाइयां हो रही थी। एक तो ये है कि जब ये ऑडियो लीक्स आई थी, मुतनाज़े जो थी बुशरा बीबी की भी और नजमुल साकिब साहब की भी, तो उस पर एक तो नेशनल असेंबली की एक कमेटी थी जिन्होंने इसको कॉग्निजेंस ली थी और इनको तलब किया था कि आप पेश हों और हकायक जो है वो सामने आ सके। इसी तरह फिर हुकूमत ने एक जो है कमीशन ऑन इंक्वायरीज एक्ट को इन्वोक करते हुए उस पर एक जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही जो थी वो जस्टिस अभी मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस हैं वो थे, और उसमें दो जज साहिबान और थे, जिसमें जस्टिस नईम अफगान थे और उसमें आमिर फारूक साहब भी थे और फायजीसा साहब उसकी सदारत कर रहे थे। तो अभी उनकी पहली समाअत हुई थी और उन्होंने नोटिस इशू किए थे कि उस पर फिर सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच में, जिसकी सरबराही उस पर के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे, उन्होंने इनको कार्रवाई से रोक दिया था और वो अभी तक मैटर अभी तक पेंडिंग है। तो अब चूंकि हाई कोर्ट ने उसमें बहुत सारी समाअतें हुई और वो हाई कोर्ट जो है वो प्रेमे पेशाए अपने आर्टिकल 199 के स्कोप से बहुत ज्यादा दूर नजर आ रही थी और उसमें इस चीज का इम्कान था कि उनका जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास जो है वो सुओ मोटो अज खुद कोई इख्तियार देने का जो है वो कोई पावर नहीं है। इसलिए जो है वो उसको हुकूमत पाकिस्तान ने चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया, जिसमें आज लीव ग्रांट हुई और हाई कोर्ट को उन्होंने जनरल सिंगल जज को मजीद समाअत करने से उसको रोक दिया है। तो अब इसमें जब वो फरीकैन सामने आएंगे उस पर बहस होगी तो उस पर जो है एक मुफस्सल फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर, माजी में एक बड़ी हमारा मीडिया का भी, सिविल सोसाइटी का भी, दीगर सेगमेंट ऑफ जो हमारे मुआशरे के हैं, एक बड़ी पॉपुलर एक लाइन रही है, बैशिंग हम करते रहे हैं कि जनाब ये जो सियासतदान होते हैं इनके बच्चे हमसे नहीं संभाले जाते, ये भी बड़ी बड़ी वारदातें, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ डाल रहे होते हैं। सियासतदानों पे तनकीद भी होती है, उनके रिश्तेदार हूँ, अजीज़ हूँ, कि वो भी उतना ही क्लाउड इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी मिसालें भी हैं यहाँ पे, इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म रहे हैं उनके बच्चे, वज़ीरों के बच्चे, वटेवर, सेम ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी कहा जाता है सम टाइम, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, सियासतदानों का ज़्यादा होता है। हम ये देख रहे हैं कि इस केस में कि दो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, हालांकि तवक्को नहीं की जाती कि चीफ जस्टिस साहबान जो हूँ, जज साहबान जो अपने बच्चों को कोई थोड़ा सा उनके क्लाउड का नाजायज़ फ़ायदा उठाने दें। पहले इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनका बेटा अरसलान जो है वो बहुत बड़े, आपको याद होगा इशू स्कैंडल में आए थे, मलिक रियाज साहब ने उन पर बड़े इल्ज़ामात लगाए थे कि कितनी कितनी उनसे उन्होंने फेवर्स ली थी कोई फैसले कराने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि साकिब निसार साहब के फरजान जो हैं उनका नाम आ रहा है इन तमाम चीज़ों में, कंट्रोवर्सीज़ में। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब सियासतदानों के बच्चे भी अपनी पोजीशन का वो फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहबान के बच्चों पे भी ये इसी तरह की मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो हो मतलब उस पर आप क्या कहेंगे? खुद आप एक जज रहे हैं सर। देखिए रोब भाई, मैं आपको बताऊं कि अब रवायात जो है ना वो काफी बदल गई है जी। अब नॉर्म्स और वैल्यूज के जो पैमाने थे वो भी जो पहले किसी जमाने में हुआ करते थे। मुझे याद है कि हम जब नए नए वकालत में आए थे तो जब जिसी भी जज साहब की तैनाती होती थी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक बिल्कुल अंडरस्टूड बात हुआ करती थी कि उनके औलाद या उनके करीबी रिश्तेदार जो है वो अदालतों में जाना छोड़ देते थे कि कहीं ये तासुर ना हो कि वो उनके जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं वो अब डेबेट हो गए बेंच पे, तो वो कहीं उनका नाम ना इस्तेमाल कर रहे हो या अपनी वो पोजीशन का फायदा ना उठा रहे हो। लेकिन अब हमें नजर आता है कि न सिर्फ उनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार अदालतों में पेश होती हैं, बल्कि हमने ये भी देखा है कि जो बड़ा अफसोसनाक है कि वो डन बेसिस के ऊपर केसेस उठाते हैं और उनके केसेस
उनके डिसाइड भी होते हैं उनके हक में, और वो मुंह मांगी फीसें भी लेते हैं। और उसके साथ साथ जो सियासी वाबस्तगियां हैं वो भी बड़ी आया हैं। तो अब हमें, जैसे अभी साकिब निसार साहब की बात की, तो उनके जो बच्चे थे, उनकी बेटियां और उनका बेटा, वो सारे हमें पता था कि उनकी जो सियासी इंक्लिनेशन या उनकी जो हमदर्दियां हैं वो पीटीआई के साथ थी। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर शहरी का ये बिल्कुल उसका राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, उसको हिमायत करे, लेकिन वो हिमायत जो है फिर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए अपने वालिद साहब की हैसियत के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली वो चीजें जो है एक्सीड हुई, और उसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है वो अपनी औलादों या अपनी फैमिली मेंबर्स की कंट्रोवर्सीज की वजह से वो खुद भी कंट्रोवर्सी कर सकता। इस बात का जजेस को या चीफ जस्टिस साहबान को इल्म होता है कि हमारे बच्चे जो हैं ये किसी से लेन देन कर रहे हैं? जैसे मलिक रियाज वाले केस की मिसाल देख लें, बहुत बड़ा केस था, आपको याद होगा, या भी साकिब निसार साहब वाला हम देख रहे हैं। इनको इल्म होता है कि हमारे बच्चे कुछ लोगों से मिल रहे हैं या कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ से कोई लेन देन उनका चल रहा है, या वो टोटल मतलब इन ब्लैंक उनको नहीं पता होता और उनके बच्चे उनका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं? आपकी क्या इस पर ऑब्जर्वेशन है सर, कि उनके इल्म में होता है और फिर बच्चे ये सारी कार्रवाइयाँ डाल रहे होते हैं, या ये बच्चे उनके क्लाउड का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं और उनको एक दिन जब तक वो स्कैंडल सामने नहीं आता उन्हें इल्म नहीं होता इस बात का? देखिए, मैं आपको रुतबा बताऊं कि आजकल जो दौर है वो इख्लाकियात से ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक दौर हो रहा है। मैं ये दोनों को जज साहिबान की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अब मेटीरियलिज्म की तरफ ज़्यादा जो है वो पैसे कमाने का जो एक लत पड़ गई है हमने एज अ कॉम, वो फॉर्चुनेटली हर जगह हावी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जज साहिबान है उनकी जो फराइज मनसबी होते हैं वो बड़े हसास किस्म के होते हैं। वो लोगों की जो फेट्स हैं उनका उन्होंने डिसाइड करना होता है। फिर वो बहुत सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस को सुन रहे होते हैं जिसमें उनकी गैर जानिबदारी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। लेकिन अब इन चीजों की वजह से जब उनके बच्चे या वो अपने वालिदैन का या अपने बड़ों का नाजायज उनका जो फायदा उठाते हैं उनकी पोजीशन का, तो फिर उसमें ऐसी मिसालें सामने आती हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जज साहिबान को अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उनकी स्पाउसेस, उनके सिबलिंग्स, उनकी जो औलादे हैं, उन पे कम से कम जरूर नजर रखनी चाहिए कि वो कहीं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर उनकी पोजीशन का जो है वो फायदा तो नहीं उठा रहे, वो उनको कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं करवा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जज साहिबान का बिल्कुल फतवे वरीन बनता है कि वो इस चीज़ के ऊपर नजर रखें। अच्छा सर, ये अभी थोड़ा सा इधर खान साहब और जनरल फैज़ साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि आप इन तमाम मामलात को करीब से देखते भी रहे हैं, आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ भी है, मेरा ख्याल है शायद क्लाइंटेज भी रही है आपकी। आप कैसे देखते हैं जनरल फैज़ साहब के मिलिट्री कोर्ट के ये ट्रायल के फैसले को? और अब खान साहब से ये भी पूछा गया आज वहाँ पर कि शायद आपको भी मिलिट्री ट्रायल में, खान साहब ये कहना चाह रहे थे कि जनाब जनरल फैज़ को मेरे खिलाफ अप्रूवल बनाया जाएगा, बयान दिलवाया जाएगा। सो जब जनरल फैज़ इतने खुद सीरियस चार्जेस फेस कर रहे हैं, क्या वो अप्रूवर बन सकते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ? क्या मुलजिम से वो वादा बाफ गवाह बन सकते हैं जस्ट टू पनिश इमरान खान, या फ़ौज उनको सेपरेटली उनके केस में अलहदा डील करेगी और उनको ये वादा माफ गवाह नहीं बनाएगी खान साहब के खिलाफ? फिर तो उनका अपना केस ही, तो फिर तो आपको वो करनी पड़ेगी, उनको छूट देनी पड़ेगी जनरल फैज़ को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है या एयरफोर्स या नेवी के जो लॉज हैं वो स्पेशल कवानीन हैं, वो उनकी एक अपनी हैसियत है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये कहना प्री मैच्योर होगा कि क्या उनके खिलाफ जो अभी एविडेंस सामने लाई जाएगी या उस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सामने आएगी। बेसिकली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें तमाम गवाहान जो है उनके बयानात रिकॉर्ड होते हैं, जितना इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल है, जितनी शहादतें हैं दस्तावेजी और दूसरी वो इकट्ठी की जाती है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भिजवाई जाती है, तो वो फिर उसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए प्रोसिक्यूशन के सामने पेश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये तब वक्त होगा ये कहना कि अभी वो जो समरी ऑफ एविडेंस जो है वो क्या है, तो वो जब सामने आएगी तो फिर ये देखा जाएगा कि उसके किस तक उसके फॉल आउट हो सकते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी महज स्पेकुलेशन है, हम ये मफरूजों के ऊपर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मिलिट्री लॉज है
वो हमारे जो दूसरे सिविलियन लॉज हैं उनसे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। उसमें ये नहीं हो सकता कि किसी को जो मेन एक्यूज है उसको वादमाप गवाह बना के उसके को एक्यूज को जो है वो सारा मलबा डाल दिया जाए। इनका एक बड़ा एक सिक्का बंद किस्म का एक प्रोसीजर है और उनके एक तकाजे हैं पूरे उनके ट्रायल्स के। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी के लिए अगर कोई गिल्टी साबित हो रहा हो तो उसके लिए कोई रियायत है, और अगर कोई गिल्टी ना हो तो उसको सजा दी जाए। उनका एक बड़ा एक मुफस्सल और बड़ा एक ऑर्गेनाइज किस्म का जुडिशल सिस्टम है। तो क्या लगता है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने भी कहा है, वो भी आपने सुना होगा, आपको पता चला होगा कि उनको ये खौफ है, खदशा है कि मुझे भी ये मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, मुझे भी मिलिट्री कोर्ट की तरफ लेकर जाएंगे। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें मुझे भी इम्प्लिकेट किया जाएगा, फंसाया जाएगा, और उसके लिए वो कहते हैं कुछ लोगों से बयानात लिया जाएंगे, जिसमें वो जनरल फैज़ का भी कहते हैं। खान साहब का ये मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, फिर मैं कहूँगा, क्योंकि आप इन मामलात को, आर्मी एक्ट, इन तमाम चीज़ों को करीब से देखते रहे हैं, प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के तौर पर आपने केसेस ये देखे हुए हैं। कितने चांसेस लगते हैं कि इमरान खान साहब का ये मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट में इनको ले जाया जा सकता है? खान साहब की आज भी बात हुई है कोई सहाफियों से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ खान साहब ही बता सकते हैं, या उनको समझ आ सकती है कि अगर तो उनकी कोई एक्टिव कनाइवेंस थी जनरल फैज हमीद के साथ, जो कि वो यूरोप का इर्तिकाब वो किया और उसमें उनकी भी मामला थी, तो फिर तो वो उनका अगर खदशा है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि एक मफरूजा कायम कर लिया जाए कि फैज हमीद साहब को गिरफ्तारी इसलिए किया गया है कि उसमें खान साहब को या उसका नेट जो है वो बढ़ाया जाए और उनमें बेगुनाह लोगों को भी जो है इम्प्लीकेट किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये मिलिट्री लॉज में इस तरह की जो होती हैं मैनूवर्स, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई गुंजाइश होती है। उनका एक पूरा एक सिस्टम है, जब कंप्लेंट आती है तो पहले उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, वो उसमें वो सारी चीजों को देखने के बाद राय कायम करते हैं एक ऑफिसर और उनके साथ उनकी टीम कि क्या उसमें ऐसा मवाद है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए। जब वो रिकमेंड कर देते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो फिर एक समरी ऑफ एविडेंस जो है वो आती है सामने, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद, तो वो डिटरमिन करती है, वो एविडेंस कलेक्ट करती है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा फिल्टर होता है कि उसमें किसी की जो गलत इम्प्लीकेशन है उसकी गुंजाइश मेरा नहीं ख्याल से बढ़ती है।